हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बेटे, जहाँ तक ब्रांच अकाउंट का सवाल है, आपको याद होगा कि फर्स्ट सेशन में हमने देखा था कि ब्रांचेस क्या होती हैं, ब्रांच अकाउंटिंग किस लिए अडॉप्ट करी जाती है, ब्रांचेस किस लिए ओपन करी जाती हैं, ब्रांचेस कितने टाइप्स की होती हैं। बेसिकली दो ब्रॉड क्लासिफिकेशंस हमने देखी थी, डोमेस्टिक ब्रांचेस और फॉरेन ब्रांचेस। मैंने ये भी बताने की कोशिश करी थी कि डोमेस्टिक ब्रांचेस को भी हम बेसिकली दो मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इजंट इट और नॉट। जहाँ तक डोमेस्टिक ब्रांचेस का सवाल है, उसकी भी दो सब क्लासिफिकेशंस मैंने आपको बताई थी, एक तो डिपेंडेंट ब्रांचेस और उसके अलावा इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। डिपेंडेंट ब्रांचेस के बारे में थोड़ी सी हमने चर्चा लास्ट सेशन में करी थी, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर अकाउंटिंग सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं, और उन अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर भी डेटा सिस्टम की चर्चा हमने करी थी। अब हम उसी चर्चा को थोड़ा सा आगे जो है अब विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.1 को आप फटाफट निकाल लें, और 1.1 में हम देखने की कोशिश करते हैं कि लास्ट सेशन में हमने जो कुछ करा वो हमारा कितनी समझ में आया। तो इस क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन में कहते हैं कि मिस्टर 007 ऑफ सिटी एक्स हैज ए ब्रांच एट सिटी वाई। तो ब्रांच जो है वो हमारी सिटी वाई में है, और कहता है गुड्स आर सप्लाइड टू द ब्रांच एट कॉस्ट। गुड्स ब्रांच को कॉस्ट प्राइस पर सप्लाई करे जाते हैं। आगे उसने ये भी लिखा कि एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच आर पेड फ्रॉम द हेड ऑफिस एंड ब्रांच कीप्स ए सेल्स जर्नल एंड डेटर्स लेजर ओनली। इनडायरेक्टली इस सेंटेंस का मतलब है कि ब्रांच से रिलेटेड हेड ऑफिस अपनी बुक्स में एक सेल्स जर्नल और डेटर्स लेजर मेंटेन करता है। फिर आगे कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द ब्रांच प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट एंड ब्रांच डेटर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द हेड ऑफिस। कभी भी क्वेश्चन में लिखा हो कि प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, तो इनडायरेक्टली इसका मतलब यह है कि आपको डेटा सिस्टम फॉलो करना है। इज इट क्लियर टू यू? डेटा सिस्टम की चर्चा मैंने लास्ट सेशन में भरपूर करी थी। मैंने इसमें बताया था सबसे पहले तो कि डेटा सिस्टम जो है वो डिपेंडेंट ब्रांचेस का पार्ट है। मैंने ये भी बताया था कि डिपेंडेंट ब्रांचेस में बेसिकली ब्रांच पूरी तरीके से हेड ऑफिस पे डिपेंड करती है। फिर डेटा सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में मैंने ये भी बताया था कि जिनका स्केल ऑफ ऑपरेशन छोटा होता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो है बेसिकली डेटा सिस्टम को फॉलो करते हैं। डेटा सिस्टम में खासियत ये है कि अकाउंटिंग जो है वो हेड ऑफिस की बुक्स में करी जाती है, और हेड ऑफिस ब्रांच से रिलेटेड एक तो ब्रांच अकाउंट मेंटेन करता है और एक सेल्स लेजर मेंटेन करता है। इनडायरेक्टली इसका मतलब है डेटर्स लेजर मेंटेन करता है। तो अब इस क्वेश्चन में मुझे ब्रांच अकाउंट बनाना है। हालांकि मैंने कहा कि ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो करें, अदरवाइज सॉल्यूशन आपके पास है। ध्यान से जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर मैंने समझाने के लिए आपको ये ब्रांच अकाउंट यहीं पर बना करके दिखा दिया। एक तो मैंने ये ब्रांच अकाउंट बनाया, इज इट क्लियर टू यू? और ब्रांच अकाउंट के अलावा मैंने ये ब्रांच डेटर्स अकाउंट भी आपको बना करके दिखाया। तो आपको मालूम है कि इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में अकाउंटिंग करी जाएगी। तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर लिखा इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। सबसे पहला काम तो आपने यही करना है, और अधिकतर मैंने देखा एग्जामिनेशन में बच्चे टाइटल बिल्कुल नहीं लिखते हैं। तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में पहले तो आपने अकाउंटिंग करनी है, ये आपको भूलना नहीं है। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस की बुक्स में जैसा मैंने कहा कि हम एक तो ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। तो ब्रांच अकाउंट मैंने यहाँ पर बनाया ब्रांच अकाउंट। ब्रांच हमारी जो है वो सिटी वाई में है, तो ब्रांच अकाउंट सिटी वाई ब्रांच अकाउंट भी आप टाइटल लिख सकते हैं। उसके अलावा मैंने कहा इसमें हमें डेटर्स अकाउंट भी बनाना पड़ता है। हमारी ब्रांच से रिलेटेड जितने भी डेटर्स हैं, डेटर्स को कस्टमर्स भी कहते हैं, उनसे रिलेटेड हमें अकाउंट बनाना पड़ता है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। आपको याद होगा लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि जितने भी ओपनिंग बैलेंसेस होंगे उनको हम ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड्स में लिखते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर लिखा बैलेंस ब्रॉट डाउन, और मैंने लिखा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपका कितना है? 24,000 है। तो 24,000 का अमाउंट मैंने यहाँ पर लिख दिया। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। फिर बैलेंस कैरीड डाउन, जो क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे एसेट्स के, वो हमें क्रेडिट साइड में लिखने पड़ते हैं। तो क्रेडिट साइड में मैंने यहाँ पर लिखा स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक हम देखें जरा कितना है। तो क्लोजिंग स्टॉक उसने हमें बताया कि 18,000 का है, तो 18,000 का क्लोजिंग स्टॉक मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्लोजिंग स्टॉक, इज इट क्लियर टू यू? अब क्लोजिंग स्टॉक को लिखने के बाद आगे वो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, पॉइंट नंबर 3 में उसने कहा क्रेडिट सेल्स। अब ये पॉइंट थोड़ा समझने वाला है। लास्ट सेशन में मैंने आपको एक बड़ा पॉइंट बताया था कि पूरी ब्रांच अकाउंट में 3 पार्टी इन्वॉल्व होती हैं, अगर आपको याद हो तो। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, मैंने कहा जब भी हम ब्रांच अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें 3 पार्टी हमेशा इन्वॉल्व होती हैं। एक तो हेड ऑफिस होता है, दूसरा ब्रांच ऑफिस होता है, और तीसरा कस्टमर्स यानी कि डेटर्स होते हैं। इज इट क्लियर टू यू?
आपको याद होगा लास्ट सेशन में मैंने एक चीज़ बताई थी कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो ब्रांच और ब्रांच कस्टमर्स के बीच में होगी, कोई भी ट्रांजैक्शन जो ब्रांच और ब्रांच कस्टमर्स के बीच में होगी, उसको हम ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखते हैं। तो क्रेडिट सेल एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कि ब्रांच और ब्रांच कस्टमर्स के दरमियान में है। इज इट क्लियर टू यू? तो इस ट्रांजैक्शन को हम बेसिकली ब्रांच अकाउंट में ना लिख करके सिर्फ ब्रांच डेटर्स अकाउंट में लिखेंगे। तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट की डेबिट साइड में क्रेडिट सेल्स लिखी जाती हैं, जैसे कि लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था। इज इट क्लियर टू यू? अब क्रेडिट सेल्स का जहां तक सवाल है, तो क्रेडिट सेल्स आपको 41,000 की इस क्वेश्चन में गिवन है, तो 41,000 की फिगर को आपने यहां पर लिख दिया 41,000। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद अगला आइटम क्वेश्चन में आपको कैश सेल्स गिवन है। आपको याद होगा मैंने ये भी बताया था कि जहां तक डेटर सिस्टम का सवाल है, डेटर सिस्टम में हेड ऑफिस की बुक्स में अकाउंटिंग करी जाती है, ब्रांच अकाउंट और ब्रांच डेटर्स अकाउंट हम बनाते हैं, और एक टर्म मैंने कहा था कि हम यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं रेमिटेंसेस। क्या बोलते हैं? रेमिटेंसेस। और मैंने रेमिटेंसेस का मतलब भी आपको बताया था। रेमिटेंसेस का मतलब है कि ब्रांच ने टोटल कैश कितना कलेक्ट करा, और ब्रांच जो टोटल कैश कलेक्ट करती है बेसिकली दो सोर्सेज से करती है, एक तो कैश सेल से, तो इसीलिए कैश सेल्स को हम यहाँ पर इसके अंदर लिखते हैं कैश सेल्स। और कैश सेल्स का अमाउंट जो है इस क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ है 17,500, तो 17,500 का अमाउंट आप यहाँ पर लिख देंगे। 17,500 का अमाउंट आपने यहाँ पर लिख दिया। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? 17,500। अच्छा जी, उसके बाद उसने लिखा रिसिट्स फ्रॉम डेटर्स। अब डेटर से हमें टोटल कितना पैसा कलेक्ट हुआ है, आपको याद होगा लास्ट सेशन में मैंने ये भी बताया था कि रेमिटेंसेस के दो मेन पहलू होते हैं। एक तो कैश कलेक्टेड थ्रू कैश सेल्स, यानी कि कैश सेल से जो कैश मिला, और कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स। अब डेटर से जो हमें कैश मिला, कैश फ्रॉम डेटर्स, उसको भी हम यहां पर लिखते हैं कैश फ्रॉम डेटर्स। कैश फ्रॉम डेटर्स एक तो ये ब्रांच अकाउंट में आएगा, और कैश फ्रॉम डेटर्स का अमाउंट तुम्हें जो दिया है, कैश या रिसिट्स फ्रॉम डेटर्स एक ही बात है, 37,900 रुपीज़ तुम्हें गिवन है, तो 37,900 का अमाउंट तुमने यहाँ पर लिख दिया। आपको याद होगा मैंने ये भी बताया था कि ये जो ट्रांजैक्शन है, कस्टमर ने ब्रांच को कैश भेजा, क्योंकि ब्रांच ने सेल करी है ना कस्टमर को, तो ब्रांच ने, तो कस्टमर जो पैसा देंगे कैश सेल्स का ब्रांच को देंगे, और ब्रांच अल्टीमेटली ये पैसा हेड ऑफिस को भेजेगी। तो ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें तीनों पार्टी इन्वॉल्व हो रही हैं। यही वजह है कि कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स एक तो हम पहले ब्रांच अकाउंट में लिखते हैं, और उसके अलावा हम डेटर्स अकाउंट में भी लिखते हैं। डेटर से जब कैश मिलता है तो डेटर्स अकाउंट कम हो जाएगा, इसीलिए डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में ही इसको लिखना है, कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स। अब कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स का अमाउंट हमने देखा 37,900 है, तो 37,900 का अमाउंट हमने यहाँ पर फटाफट लिख दिया। इज इट क्लियर टू यू? कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स के बाद फिर क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। अब जितने भी क्लोजिंग बैलेंस हैं 9,160, ये डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है। तो क्लोजिंग डेटर्स जो हैं, एक तो पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड में बैलेंस कैरिड डाउन के अंदर 9,160, और हमें भूलना नहीं है कि हम डेटर्स अकाउंट भी बना रहे हैं, तो डेटर्स अकाउंट में भी बैलेंस कैरिड डाउन आपको लिखना पड़ेगा 9,160, तो 9,160 का अमाउंट आपने लिख दिया। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा फिर इस क्वेश्चन में नेक्स्ट आइटम लिखा हुआ है गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को कितने गुड्स भेजे? 30,000 रुपए के गुड्स भेजे। तो जब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजेगा तो एंट्री होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। मैंने ये आपको बताया था, तो 30,000 रुपीज़ के गुड्स हमने भेजे हैं, ये मैंने डेबिट साइड में ब्रांच अकाउंट की लिख दी है। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है गुड्स इन ट्रांजिट। ये एक नई ट्रांजेक्शन है जिसके बारे में लास्ट सेशन में हमने चर्चा नहीं करी थी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो गुड्स इन ट्रांजिट का बेसिकली क्या मतलब है, अब ये गुड्स इन ट्रांजिट को भी अच्छी तरह से समझ लें। देखें, हेड ऑफिस ने इस साल 30,000 रुपीज के गुड्स ब्रांच को भेजे। इज इट क्लियर टू यू? हमने जो गुड्स भेजे, अब वो कहता है उसमें से कुछ गुड्स जो हैं इन ट्रांजिट है। इन ट्रांजिट का मतलब है कि रास्ते में ही हैं। वो कहता है इस अकाउंटिंग ईयर के खत्म होने तक कुछ गुड्स ऐसे हैं जो इन ट्रांजिट हैं। इन ट्रांजिट का मतलब है कि ये गुड्स अभी रास्ते में ही हैं। इज इट क्लियर टू यू? ये गुड्स अभी तक ब्रांच को नहीं मिले हैं। पहले तो इस पॉइंट को समझना है कि ये गुड्स ब्रांच को अभी तक नहीं मिले हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो वो गुड्स जो ब्रांच को नहीं मिले हैं,
तो इनडायरेक्टली हमें बेसिकली ब्रांच अकाउंट में ये बताना पड़ता है कि ब्रांच को कितने गुड्स मिले। इसका मतलब क्या हो गया कि जो 30,000 के गुड्स हमने भेजे हैं उसमें से 3,600 के गुड्स रास्ते में, अगर मैं 3,600 30,000 में से माइनस कर दूं तो 26,400 का अमाउंट आ जाएगा, जो ये बताएगा कि ब्रांच को इतने गुड्स मिले। समझ में आया? अल्टीमेटली हमारा टारगेट ये है, ये बताना कि ब्रांच को कितने गुड्स मिले हैं। तो इसीलिए जो गुड्स इन ट्रांजिट है, देखो गुड्स सेंट टू ब्रांच मैंने डेबिट में लिखा और गुड्स इन ट्रांजिट को मैं क्रेडिट में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हम बेसिकली ये रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं कि ब्रांच को कितने गुड्स मिले। तो ये रिफ्लेक्ट करने के लिए मुझे गुड्स इन ट्रांजिट ऑपोजिट साइड में लिखना पड़ता है, गुड्स इन ट्रांजिट। लेकिन अल्टीमेटली ये गुड्स ब्रांच को मिल ही जाएंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो 3,600, क्या हम इसको गुड्स सेंट टू ब्रांच में से माइनस कर करके भी दिखा सकते हैं? आप दिखा सकते हो, लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि आप ऑपोजिट साइड में लिखो, वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो गुड्स इन ट्रांजिट 3,600 कभी क्वेश्चन में आए तो उसको ऑपोजिट साइड में आपने लिख देना है। गुड्स सेंट टू ब्रांच और इसका जो डिफरेंस है वो ये बता रहा है कि ब्रांच को अल्टीमेटली इतने गुड्स मिले। उसके बाद कहता है एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस फॉर द ब्रांच। मैंने बताया था ब्रांच से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो हेड ऑफिस बेयर करेगा। तो उसकी एंट्री होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में हम लिख देंगे टू कैश एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस जो हैं 3,600 रुपये के खर्चे हैं। 3,600 रुपये के ये खर्चे आपने यहाँ पर लिख दिए। अब इन खर्चों को लिखने के बाद आपको याद होगा, या अगर याद नहीं भी है तो ध्यान ये रखना कि अब मैंने अपने ब्रांच अकाउंट को टैली करना है। अब यहाँ पर एक बड़ा पॉइंट ये है कि कभी भी आप ब्रांच अकाउंट को टैली करेंगे तो एक चीज़ का ध्यान ये रखना कि आपके पास, देखें यहाँ पर डेटर से रिलेटेड तीनों चीज़ें होनी जरूरी हैं। फॉर एग्जाम्पल डेटर से रिलेटेड 3 चीज़ें हम ब्रांच अकाउंट के अंदर कौन कौन सी लिखते हैं? डेटर से रिलेटेड 3 चीज़ें हम ब्रांच अकाउंट के अंदर कौन कौन सी लिखते हैं? एक तो कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स लिखते हैं, जो कि ऑलरेडी यहाँ क्वेश्चन में मौजूद है, कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स। फिर आपको याद होगा कि हम क्लोजिंग डेटर्स भी यहाँ लिखते हैं। और तीसरी चीज़ होती है ओपनिंग डेटर्स। इसका मतलब डेटर से रिलेटेड 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ब्रांच अकाउंट के अंदर लिखनी पड़ती हैं। इज इट क्लियर टू यू? आपको याद होगा लास्ट सेशन में मैंने ये बताया था कि इन तीनों चीज़ों का डिफरेंस जो होता है वो क्रेडिट सेल्स होता है। यानी कि जब तक मुझे ये तीसरी चीज़, यानी कि इस क्वेश्चन में ओपनिंग डेटर्स यहाँ मौजूद नहीं है, तो मुझे ओपनिंग डेटर्स की फिगर चाहिए। अब ओपनिंग डेटर्स की फिगर आपको कहाँ से मिलेगी? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने डेटर्स अकाउंट को टैली करना पड़ेगा। अब आप अपने डेटर्स अकाउंट को टैली करेंगे, तो जब आप डेटर्स अकाउंट को टैली करेंगे 37,900 और 9,160 क्रेडिट साइड का टोटल है, उसमें से 41,000 आप माइनस करेंगे तो ये फिगर जो आ जाएगी मेरे ख्याल से 6060 आ जाएगी। तो जो भी मिसिंग फिगर होगी डेटर से रिलेटेड वो आपकी डेटर्स अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर के रूप में आ जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? तो इस तरह डेटर्स अकाउंट से ये जो फिगर आई इसको मैं क्या बोलूँगा, ओपनिंग बैलेंस। अब ये जो ओपनिंग बैलेंस है इसको मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो ओपनिंग डेटर्स जो हैं उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया 6060। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो 6060 की फिगर आपने यहाँ पर लिख दी। अब आप इस पोजीशन में कि आप अपना नेट प्रॉफिट कंप्यूट करें। तो जो भी नेट प्रॉफिट होगा, फिलहाल इस नेट प्रॉफिट इनके हिसाब से 15,700 है। मैंने टाइम वेस्ट नहीं करा, आप कैलकुलेट करके चेक करके हमेशा लिखा करें। इज इट क्लियर टू यू? तो आपका नेट प्रॉफिट 15,700 आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? तो आपने देखा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा हमने रिकैप करने की कोशिश करी थी जो लास्ट सेशन में हमने करा था। अभी ये इनिशियल क्वेश्चन है चैप्टर को ओपन करने के लिए, या लास्ट सेशन में जो हमने करा उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग तरीके से समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1.2 की तरफ आ जाओ। 1.2 में कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर ए ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द हेड ऑफिस। अब हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच से रिलेटेड हमें ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है। मैंने बताया था जब भी क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपको ब्रांच अकाउंट बनाना है तो आपको समझ जाना है कि आपको इसका मतलब इस केस में डेटर सिस्टम को फॉलो करना है। अब सबसे पहले तो कहता है गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट। जब हम ब्रांच को गुड्स भेजेंगे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में इसको लिखना पड़ेगा। फिर गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच एट कॉस्ट। आपको याद होगा फर्स्ट सेशन में मैंने आपको ये बताया भी था कि कभी कभी हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजता है और ब्रांच को ये लगता है कि ये गुड्स उस कंडीशन में नहीं है या हम इसको उस प्राइस पे नहीं बेच पाएंगे जो कि हेड ऑफिस हमसे एक्सपेक्ट करता है, तो बेटर है कि इन गुड्स को हम वापस कर दें। तो अगर ब्रांच
गुड्स वापस करती है, तो मैंने ये भी बताया था उसको हम ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखते हैं। फिर ब्रांच की क्रेडिट सेल्स है, और अभी अभी मैंने आपको याद दिलाने की कोशिश करी कि जो ब्रांच से रिलेटेड क्रेडिट सेल्स है ये वो ट्रांजैक्शन है जो ब्रांच और ब्रांच कस्टमर के बीच में है, और यही वजह है कि ये ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगी, ये सिर्फ डेटर्स अकाउंट में आएगी। फिर कैश सेल्स रेमिटेंसेस का पार्ट है, आपको मालूम है। अब इस क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कैश रेमिटेड टू दी हेड ऑफिस बाय दी ब्रांच, कैश रेमिटेड टू दी हेड ऑफिस। अब इस लाइन का क्या मतलब है? देखो, इस लाइन का मतलब आपको समझ में क्या आना चाहिए। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रेमिटेंसेस, कैश रेमिटेड, रेमिटेंसेस का मतलब ही है कि ब्रांच ने टोटल कैश हेड ऑफिस को कितना भेजा, यानी कि रेमिटेंसेस का अमाउंट तुम्हें दिया हुआ है 45,000। रेमिटेंसेस का अमाउंट तुम्हें दिया हुआ है 45,000, और हमें मालूम है कि जो रेमिटेंसेस होती हैं उसके दो पहलू होते हैं। रेमिटेंसेस के दो पहलू कौन से होते हैं? एक तो कैश सेल्स होती है और दूसरा कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स होता है। शॉर्ट में मैंने लिख दिया कैश फ्रॉम डेटर्स। इज इट क्लियर टू यू? मैंने बताया था रेमिटेंसेस के दो पार्ट होते हैं। अब हमें क्वेश्चन में कैश सेल्स गिवन है, कैश सेल्स का अमाउंट 2,500 है। अगर 45,000 में से कैश सेल्स 2,500 हैं, तो इससे हमें ये पता लग गया कि कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स 42,500 के रहे होंगे, तभी तो टोटल रेमिटेंसेस 45,000 की बन गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर इस क्वेश्चन में कहता है एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, आपको मालूम है कि ये मुझे डेबिट में लिखना पड़ेगा। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर बाय द ब्रांच। देखो, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, कस्टमर से कौन डील कर रहा है? हेड ऑफिस डील नहीं कर रहा, ब्रांच डील करती है, क्योंकि कस्टमर को सामान ब्रांच बेचती है। तो कस्टमर को जो डिस्काउंट दिया जाता है बेसिकली वो ब्रांच के द्वारा दिया जाता है, इसलिए जो डिस्काउंट होती है ये ट्रांजैक्शन भी माना जाता है कि ब्रांच और ब्रांच कस्टमर के बीच में है, और इसीलिए इसको भी हम सिर्फ और सिर्फ डेटर्स अकाउंट में ही लिखेंगे। उसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक तुम्हें दिया हुआ है 17,000 का, फिर ब्रांच डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस 7,700 रुपये तुम्हें दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को तुम बड़ी आसानी से खुद कर सकते हो, लेकिन क्विकली मैंने इस क्वेश्चन को आपको कर करके दिखाने की कोशिश करी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने क्विकली एक ब्रांच अकाउंट बनाया, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने बनाया था, क्योंकि अभी ये इनिशियल क्वेश्चंस हैं, और उसके अलावा मैंने डेटर्स अकाउंट भी बना करके आपको दिखा दिया। इज इट क्लियर टू यू? ये डेटर्स अकाउंट है, डेटर्स अकाउंट, ये डेटर्स अकाउंट है, और डेटर्स अकाउंट के अलावा ये ब्रांच अकाउंट भी हमने बनाया, ब्रांच अकाउंट। करेक्ट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यहां तक कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। अब सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहता है गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट। तो गुड्स भेजे गए हैं, जब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजेगा तो ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट, और क्वेश्चन में लिखा है जो गुड्स भेजे गए हैं वो 50,000 के गुड्स भेजे गए हैं, तो 50,000 का अमाउंट जो है वो आपने यहाँ पर लिख दिया 50,000। इज इट क्लियर टू यू? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कि ब्रांच को जो गुड्स भेजे गए उसमें से ब्रांच ने कुछ गुड्स रिटर्न कर दिए। जब ब्रांच हमें गुड्स रिटर्न करती है तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच, और डैश करके आप यहाँ पर आर लिख दें, इसका मतलब है रिटर्न्स। देखो, अकाउंट का नाम गुड्स सेंड टू ब्रांच ही है, बस उसके आगे हम आर लिख के ये डिनोट कर रहे हैं कि ये गुड्स जो है वो वापस कर दिए गए हैं। फिर कह रहा है कि क्रेडिट सेल्स जो है 51,000 की। अब मैं कई बार बता चुका हूँ कि जो क्रेडिट सेल्स होती हैं वो सिर्फ डेटर्स अकाउंट में ही आएंगी, क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स का अमाउंट जो है वो इस केस में 51,000 का है, तो 51,000 मैंने ब्रांच डेटर्स अकाउंट में लिखा, ये ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा। उसके अलावा अब यहाँ पर तुम्हें ये फिगर 45,000 की दी है, कैश रेमिटेड टू दी हेड ऑफिस। फिलहाल मैंने अभी इस फिगर को कहीं नहीं लिखा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है हमें? उससे पहले हमें इनफैक्ट दिया हुआ है कैश सेल्स। अब जो कैश सेल्स है वो रेमिटेंसेस का पार्ट है, कैश सेल्स जो है वो रेमिटेंसेस का पार्ट है, ये तो हमें अच्छी तरह से मालूम है। और उसने हमें रेमिटेंसेस का अमाउंट 45,000 दिया हुआ है, ये भी हमें मालूम है 45,000। और 45,000 में से जैसा कि मैंने बताया कैश सेल्स हमें क्वेश्चन में गिवन है 2,500। अगर कैश सेल्स 2,500 की हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स, इसका मतलब 42,500 के रहे होंगे, तो इसलिए आपको यहाँ पर कैश फ्रॉम डेटर्स भी लिखना पड़ेगा।
कैश फ्रॉम डेटर्स 42,500, तो डेटर से हमें जो कैश मिला वो 42,500 का रहा होगा। इज इट क्लियर टू यू? ये कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स है। तो 42,500 कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स है, टोटल 45,000 की रेमिटेंसेस है। अब जो कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स है, ये भूलना नहीं है कि आपने डेटर्स अकाउंट में भी लिखना होता है। तो कैश फ्रॉम डेटर्स हम डेटर्स अकाउंट में भी लिखेंगे, और कैश फ्रॉम डेटर्स का अमाउंट जो है वो 42,500 हमें गिवन है, तो 42,500 मैंने यहाँ पर लिख दिया। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। जब हेड ऑफिस ब्रांच से रिलेटेड खर्चे करता है तो हम ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में लिखते हैं टू कैश, ब्रैकेट में आप चाहो तो एक्सपेंसेस रिफ्लेक्ट कर सकते हो। 10,000 रुपये के खर्चे जो हैं हेड ऑफिस ने ब्रांच से रिलेटेड पे करे। फिर कह रहा है डिस्काउंट अलाउड। मैंने बताया था अभी डिस्काउंट अलाउड ऐसी ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट सेल्स है, डिस्काउंट है, बैड डेट्स है, ये ऐसी ट्रांजेक्शन है जो माना जाता है कि ब्रांच और ब्रांच कस्टमर के बीच में है। तो इसलिए ये ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो ब्रांच डेटर्स अकाउंट में ही आएंगी। अब जब डेटर्स को डिस्काउंट दिया जाएगा तो डेटर्स का अमाउंट कम होगा, इसलिए डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। अब डिस्काउंट का जो अमाउंट है डेट इज 1,800 है, तो 1,800 आपने यहाँ पर लिख दिया 1,800। उसके बाद क्वेश्चन में फिर आगे लिखा है क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक जो है ब्रांच अकाउंट में हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में बैलेंस कैरीड डाउन, और बैलेंस कैरीड डाउन मैंने यहाँ पर लिखा क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट 17,000 आपको गिवन है, तो 17,000 आप यहाँ पर लिख देंगे। क्लोजिंग स्टॉक के बाद फिर डेटर्स का बैलेंस गिवन है, तो पहले तो आप क्लोजिंग डेटर्स यहाँ पर लिखेंगे डेटर्स। अब डेटर्स का अमाउंट 7,700 था, 7,700 आपने यहाँ पर पहले तो लिख दिया। अब उसके अलावा डेटर्स अकाउंट में इसको लिखना मत भूलना, बैलेंस कैरीड डाउन 7,700। अब 7,700 जैसे आपने डेटर्स अकाउंट को देखा, अब डेटर्स अकाउंट को आप पहले तो टैली कर लें। डेटर्स अकाउंट को जब मैं टैली करूंगा तो क्रेडिट साइड का टोटल है 52,000, 52,000 में से मैंने 51 माइनस कर दिए, तो 1,000 जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है, एक बार फिर से ये ओपनिंग डेटर्स बैलेंसिंग फिगर हमारे पास आ गई। अब जो ओपनिंग डेटर्स बैलेंसिंग फिगर हमारे पास आ गई, इस फिगर को मैं यहां पर लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहां पर मैं डेटर्स का अमाउंट लिख दूंगा 1,000 रुपीज। और उसके बाद अब आप अपने ब्रांच अकाउंट को टैली करने का हक हासिल रखते हैं। अब आप इसको टैली करेंगे तो उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट आएगा, और नेट प्रॉफिट आपका 11,700 आना चाहिए। 11,700 आपका नेट प्रॉफिट इस क्वेश्चन में आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? इस क्वेश्चन को करने के बाद क्वेश्चन नंबर 1.3 की तरफ भी आ जाएं। 1.3 में वो क्या कहता है कि मैसर्स वी एंड कंपनी नाम की कोई कंपनी तो है, और उसकी कोई छोटी सी ब्रांच है टुम्बकटू में, बड़ा अजीब सा नाम है, और कह रहा है कि आप टुम्बकटू ब्रांच अकाउंट बना करके दिखाएं इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में। अब तुम्हें जो इस क्वेश्चन में तुम्हें जो चीज़ें दी गई हैं, एक तो कह रहा है स्टॉक एट कॉस्ट इन द बिगनिंग 4,000 है, ये ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा। अब की बार तुम्हें लिखा हुआ है फर्नीचर का बैलेंस भी, ब्रांच के पास पहले से कुछ फर्नीचर पड़ा है, तो किसी भी एसेट का बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, उसको हम ब्रांच अकाउंट की डेबिट में लिख देंगे। ब्रांच को गुड्स इस साल भेजे गए हैं 60,000 के, ये तुम ब्रांच अकाउंट की डेबिट में लिख दोगे। फिर कह रहा है कैश सेल्स मेड बाय द ब्रांच ने जो कैश सेल्स करी है वो 90,000 की करी है। तुम्हें मालूम है कैश सेल्स रेमिटेंसेस का हिस्सा है। अब की बार यहां पर एक लाइन ये दी गई है, फर्नीचर परचेस्ड बाय द ब्रांच ऑन परमिशन फ्रॉम हेड ऑफिस। ब्रांच ने एक फर्नीचर खरीदा और हेड ऑफिस से परमिशन लेकर के खरीदा है। अगर ब्रांच हेड ऑफिस से परमिशन लेकर के कोई खर्चा करेगी, देखो ये खर्चा किसने करा है, ये खर्चा ब्रांच ने करा है, ये खर्चा ब्रांच ने करा है 1,200 रुपये का। ब्रांच ने क्या करा, एक फर्नीचर खरीदा। हो सकता है कि ब्रांच मैनेजर का कोई फर्नीचर टूट गया हो, तो ब्रांच मैनेजर ने हेड ऑफिस को फ़ोन करा होगा, सर ऐसा ऐसा हो गया है तो हमें नया फर्नीचर खरीदना है। तो हेड ऑफिस ने कहा ठीक है, तुम 1,200 रुपये तुम फर्नीचर खरीद लो। तो ब्रांच ने बताया कि 1,200 रुपये का हमने फर्नीचर खरीद लिया है। लेकिन तुम्हें मालूम है कि ये खर्चा करना किसको चाहिए था, ये खर्चा हेड ऑफिस को करना चाहिए था ना,
लेकिन ये खर्चा किसने करा है? ब्रांच ने करा है। तो इसका मतलब है अब हेड ऑफिस ने ब्रांच को 1,200 रुपये देने हैं, क्योंकि ये खर्चा तो ब्रांच ने कर दिया। तो अब ब्रांच क्या करेगी? जो रेमिटेंसेस का टोटल आएगा, रेमिटेंसेस का मतलब है कि ब्रांच ने टोटल कैश कितना कलेक्ट करा। हमें मालूम है रेमिटेंसेस में कैश सेल्स आती हैं, कैश फ्रॉम डेटर्स आता है, इजंट इट और नॉट? तो जो भी रेमिटेंसेस का टोटल आएगा, ब्रांच क्या करेगी? उसमें से 1,200 रुपये माइनस कर करके अमाउंट पे कर देगी। इसका मतलब कभी भी ब्रांच हेड ऑफिस से परमिशन लेकर के अगर कोई एसेट खरीदेगी, ट्रीटमेंट नंबर 1 एक तो ये होगा कि उसको हम रेमिटेंसेस में से माइनस करेंगे, और ट्रीटमेंट नंबर 2 फर्नीचर का जब हम बाद में क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे तो जो भी ओपनिंग बैलेंस था वो इतने अमाउंट से बढ़ जाएगा, क्योंकि इतने रुपए का फर्नीचर हमने और खरीदा है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो इस क्वेश्चन में ये तुम्हें एक नई चीज दी है कि अगर ब्रांच हेड ऑफिस से परमिशन लेकर के कुछ खर्चा करती है तो बिकॉज ये खर्चा हेड ऑफिस को करना चाहिए था, लेकिन ये खर्चा ब्रांच ने करा, तो अल्टीमेटली ब्रांच क्या करेगी? इस खर्चे को रिकवर करने की कोशिश करेगी, और रिकवर करने के लिए वो क्या करेगी? रेमिटेंसेस में से इतना अमाउंट काट देगी। इज इट क्लियर टू यू? अब आगे क्वेश्चन में उसने ये भी लिखा है कि स्टॉक एट द एंड जो है वो 3,500 का है, और फिर कह रहे हैं एक्सपेंसेस पेड बाय द हेड ऑफिस कितने हैं? 5,300 के जो हैं एक्सपेंसेस भी हैं। लास्ट में उसने एक चीज लिखी है कि इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ फर्नीचर एट 10% पर एनम। तो फर्नीचर को 10% पर एनम से डेप्रिशिएट करना है, लेकिन उसने आगे ये भी लिखा कि नो डेप्रिशिएशन इज नेसेसरी फॉर परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर। और ड्यूरिंग द ईयर में हमने जो परचेजेस करी हैं, हमें उस पर कोई डेप्रिशिएशन देने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ने आगे ये भी क्लियर कर दिया है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छी तरह समझने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स मुझे तो क्या करना पड़ेगा, जो भी करना है आपने करना है, लेकिन मैं आपको ब्रांच अकाउंट बना करके पहले बता दूं। ये मैंने ब्रांच अकाउंट बनाया इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अच्छी तरह समझने के लिए। ये ब्रांच अकाउंट मैंने बनाया। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी। और इस क्वेश्चन में डेटर से रिलेटेड देखो, अगर कभी भी क्वेश्चन में तुम्हें ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स का नहीं दिया हो तो समझ जाना, क्योंकि इस क्वेश्चन को जब हमने पढ़ा तो ना तो ओपनिंग डेटर्स है ना क्लोजिंग डेटर्स हैं। अगर कभी भी क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स नहीं है तो हमें डेटर्स अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। उसका सीधा सा मतलब ये है कि इसका मतलब ब्रांच जो है क्रेडिट में सामान बेच ही नहीं रही है। कभी भी क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स अगर गिवन ना हो तो इसका मतलब है ब्रांच सारी की सारी जो सेल कर रही है वो कैश में कर रही है। तो इस क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स नहीं है, इसलिए मैंने डेटर्स अकाउंट नहीं बनाया। तो हमने सिर्फ इस क्वेश्चन में ब्रांच अकाउंट बनाया। अब ये ब्रांच अकाउंट जब हम बनाएंगे तो ब्रांच अकाउंट को कैसे बनाएंगे? ब्रांच अकाउंट को बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? पहला आइटम तुम्हें क्या दिया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक इन द बिगनिंग। अब जाहिर है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जितने भी बैलेंसेस हैं पहले तो हम उनको यहाँ पर ब्रॉट डाउन कर देंगे। अब ओपनिंग स्टॉक जो तुम्हें दिया हुआ है 4,000 रुपये का, तो 4,000 रुपये का ओपनिंग स्टॉक तुमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद तुम्हें फर्नीचर दिया हुआ है, तो ब्रांच के पास पहले से कुछ फर्नीचर पड़ा है। फर्नीचर के लिए मैंने F/F लिख दिया, 2,000 रुपीज़ ये फर्नीचर का बैलेंस है। उसके बाद कहता है कि हमने इतने गुड्स भेजे हैं, तो ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में 2 गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट 60,000 रुपीज़ मैंने ये भी लिख दिया। फिर इस क्वेश्चन में तुम्हें दिया है कैश सेल्स मेड बाय द ब्रांच। कैश सेल्स मेड बाय द ब्रांच, तो हम यहाँ पर रेमिटेंसेस लिखेंगे। रेमिटेंसेस के अंदर मैं क्या लिखूंगा? कैश सेल्स। कैश सेल्स मैंने लिखी, और कैश सेल्स का अमाउंट जो गिवन है तुम्हें वो 90,000 का गिवन है, तो 90,000 मैंने यहां लिख तो दिया 90,000। वैसे तो मैंने बताया हम कैश फ्रॉम डेटर्स भी यहां पर लिखते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ब्रांच की कोई क्रेडिट सेल ही नहीं है। तो इसका मतलब रेमिटेंसेस का टोटल कितना आना चाहिए? 90,000 आना चाहिए। 90,000 आना तो चाहिए, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था अब इस क्वेश्चन में यहां ये लाइन लिखी हुई है फर्नीचर परचेस्ड बाय ब्रांच ऑन परमिशन फ्रॉम हेड ऑफिस। तो ब्रांच ने हेड ऑफिस से परमिशन लेकर के एक फर्नीचर खरीदा। ये खर्चा ब्रांच ने अपनी पॉकेट से कर दिया, लेकिन ये खर्चा किसने करना चाहिए था? हेड ऑफिस ने करना चाहिए था। तो इसका मतलब हेड ऑफिस ने ब्रांच को 1,200 रुपये देने हैं। अब ब्रांच क्या करेगी? इनडायरेक्टली इसका मतलब है ब्रांच ने हेड ऑफिस से 1,200 रुपये लेने हैं। तो 90,000 रुपीज जो ब्रांच ने पैसा हेड ऑफिस को भेजना है, ब्रांच क्या करेगी? उसमें से ये खर्चा काट देगी। तो यहां मैं लिखूंगा
लेस फर्नीचर परचेस्ड ऑन परमिशन फ्रॉम हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस से परमिशन लेकर के हमने जो ये फर्नीचर खरीदा वो मैंने यहाँ से पहले तो माइनस कर दिया। मैंने कहा पहला ट्रीटमेंट तो इसका ये होगा 1200 रुपये। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर गिवन होगा कि ब्रांच ने कोई एसेट खरीदा है हेड ऑफिस से परमिशन लेकर के, वो आप यहाँ से माइनस करेंगे। तो इसका मतलब नेट रेमिटेंसेस हेड ऑफिस जो ब्रांच को भेजेगा वो 88,800 रुपीज़ भेजेगा। एक तो इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट ये पड़ेगा। इसका दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा? दूसरा इफेक्ट ये पड़ेगा कि जब हम बाद में क्लोजिंग बैलेंसेस लिखेंगे, बैलेंस कैरीड डाउन, तो क्लोजिंग बैलेंसेस के अंदर जाहिर है कि हमारे पास फर्नीचर शुरुआत में पड़ा हुआ था और शुरुआत में फर्नीचर 2000 रुपये का पड़ा हुआ था, इज़न्ट इट? अब 1200 का फर्नीचर और ख़रीदा है तो 1200 रुपये से फर्नीचर का बैलेंस बढ़ जाएगा, यानी कि जो एसेट हमने खरीदा उस एसेट का बैलेंस बढ़ जाएगा। ये इसका दूसरा ट्रीटमेंट होगा। इसका मतलब अब हमारे पास टोटल फर्नीचर 3200 का है। अब इस पॉइंट को मैं जरा पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। नीचे एक लाइन लिखी थी कि फर्नीचर को हमने 10% से डेप्रिशिएट करना है। अगर सिर्फ इतना ही लिखा होता तो मैं क्या करता, इसको डेप्रिशिएट करता 320 से। टोटल फर्नीचर 320 का है, मैं 10% 320 माइनस करता। लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा है कि इसको डेप्रिशिएट जो करना है हमने वो सिर्फ ओपनिंग बैलेंस को करना है। जो फर्नीचर हमने इस साल खरीदा उस पर डेप्रिशिएशन नहीं लगाना है। तो यही वजह है कि जब हम डेप्रिशिएशन लगाएंगे तो 2000 जो ओपनिंग बैलेंस है उसका 10% हम कंप्यूट करेंगे जो कि 200 आएगा और फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस 3000 रुपीज़ आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये चीज़ें एब्सोल्युटली क्लियर हो जानी चाहिए। अब अगर ये क्लियर हो गया है तो इसके आगे की कहानी क्या कहती है? उसके बाद कहता है स्टॉक एट द एंड जो है वो 3500 का है। तो स्टॉक एट द एंड भी तुमने लिख दिया। क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 3500, तो 3500 का बैलेंस आपने यहाँ पर लिख दिया 3500। क्लोजिंग स्टॉक के बाद वो कहता है एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस ने ब्रांच से रिलेटेड कुछ खर्चे पे करें तो टू कैश आपने लिखा, एक्सपेंसेस आपने लिखा 5300 रुपये आपने लिख दिए, 5300। नीचे का ये पॉइंट मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। इस क्वेश्चन में कोई डेटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हमने डेटर्स अकाउंट नहीं बनाया। बाद में जब आप इसको टैली करेंगे तो इसका जो नेट प्रॉफिट आएगा वो 24,000 का नेट प्रॉफिट आपका आ जाएगा। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, नेट प्रॉफिट डेट इज इक्वल टू 24,000। तो इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि अगर ब्रांच जो है कोई फर्नीचर खरीदती है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। एक तो रेमिटेंसेस में से माइनस करेंगे और उस एसेट का जो जब हम क्लोजिंग बैलेंस कंप्यूट करेंगे तो उस एसेट जो ओपनिंग बैलेंस होगा उसमें उस एसेट का अमाउंट ऐड कर देंगे। इस क्वेश्चन को करने के बाद अगला जो क्वेश्चन है 1.4, इसको भी देखें। 1.4 में क्या कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट शोइंग द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ब्रांच। अब है तो सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें भी कहता है ब्रांच अकाउंट है, आप बना करके दिखाओ और ऑफ कोर्स उसका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कंप्यूट करके दिखाओ। तो आपको मालूम है कि ओपनिंग स्टॉक तो आपको अब बताने की ज़रूरत नहीं, मुझे कहाँ लिखना है। गुड्स सेंड टू ब्रांच 90,000 है। सेल्स हैं 1,20,000 की और सेल्स सारी कैश में है। और तुम देख ही रहे हो क्वेश्चन में कोई ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स नहीं है। तो वैसे भी अगर ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स ना गिवन हो तो मैं आपको बता चुका हूँ उस केस में आप यही मानेंगे कि जो भी सेल का अमाउंट है वो सारा का सारा कैश में है। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा एक्सपेंसेस दो दिए हुए हैं, एक तो सैलरीज के और अदर एक्सपेंसेस के। यहाँ तक तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है और आगे भी होने को तो कुछ नहीं है। आगे कहता है क्लोजिंग स्टॉक कुड नॉट बी एसर्टेन्ड। क्लोजिंग स्टॉक पता नहीं चल पाया। तो इस क्वेश्चन में अब उसने क्या बताया ये इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक कुड नॉट बी एसर्टेन्ड, यानी कि ओपनिंग स्टॉक तो है तो आपके पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक होगा। अब वो कह रहा है कि हम उसको एसर्टेन नहीं कर पाए, यानी कि उसका पता नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपको पता करके बताना पड़ेगा। लेकिन आगे उसने लिखा बट इट इज नोन दैट ब्रांच यूजुअली सेल्स एट कॉस्ट प्लस 20%। अब क्वेश्चन में उसने आगे ये बताया कि ब्रांच जो नॉर्मली सामान बेचती है वो एट कॉस्ट प्लस 20% पर बेचती है, एट कॉस्ट प्लस 20% पर बेचती है। आगे कह रहा है
The branch manager is entitled to a commission of 5% on the profits of the branch before charging such commission. अब उसने क्वेश्चन में तुम्हें एक लाइन और दे दी। वो कह रहा है कि ब्रांच मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू 5% कमीशन ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ द ब्रांच बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन यानी कि नॉर्मल तरीके के जो भी नेट प्रॉफिट होगा, करेक्ट, उसका सीधा 5% आप ले लेंगे। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको करना क्या है, देखिए जी, इस क्वेश्चन को वैसे तो कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो आप ओपनिंग स्टॉक को यहाँ लिखेंगे, ये ब्रांच अकाउंट है, ठीक है, डेबिट साइड में आपने लिख दिया। आपको मालूम है कि जो गुड्स सेंड टू ब्रांच हम ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच डेबिट में लिख दिया। उसके अलावा फिर यहाँ लिखा हुआ है सेल्स। आपको मालूम है कि सेल्स रेमिटेंसेस का पार्ट है, तो मैंने रेमिटेंसेस लिखा। इस क्वेश्चन में कोई कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स तो हो नहीं सकता, तो कैश सेल्स जो है वो 1,20,000, तो टोटल रेमिटेंसेस आपके 1,20,000 के ही होंगे। उसके अलावा क्वेश्चन में लिखा हुआ है सैलरीज 10,000 की और अदर एक्सपेंसेस 4,000 के। अब जो खर्चे हैं टू कैश, उसके अंदर सैलरीज का और अदर एक्सपेंसेस का खर्चा आपने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ तक ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जब मैं क्लोजिंग बैलेंस लिखूंगा, देखो इस क्वेश्चन में डेटर्स का तो कोई क्लोजिंग बैलेंस हो नहीं सकता, क्वेश्चन में ना ओपनिंग डेटर है ना क्लोजिंग डेटर्स, लेकिन मुझे स्टॉक का बैलेंस पता करना पड़ेगा। अब स्टॉक का बैलेंस कैसे पता करेंगे, इसके लिए उसने क्वेश्चन में तुम्हें एक इशारा दिया हुआ है। वो कह रहा है इट इज नोन दैट ब्रांच यूजुअली सेल्स एट कॉस्ट प्लस 20%। इस लाइन का क्या मतलब है, यानी कि ब्रांच को जो हम गुड्स भेजते हैं, वो कह रहा है कि ब्रांच जो सामान बेचती है एट कॉस्ट प्लस 20% पर बेचती है, एट कॉस्ट प्लस 20% पर बेचती है। एट कॉस्ट, तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो मार्जिन का मतलब प्रॉफिट, मार्जिन का मतलब क्या है, प्रॉफिट से। अगर हम ब्रांच को 100 रुपये की कोई चीज़ भेजते हैं तो ब्रांच उस पर 20% का मार्जिन ऐड कर करके उसको बेचती है। इसका मतलब ब्रांच की सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 120 हो गई, यानी कि कॉस्ट 100 है तो सेलिंग प्राइस 120 है। अब मैंने क्या करा, ये 20 को न्यूमरेटर में रखा, डिनोमिनेटर में सेलिंग प्राइस को रखा। इनडायरेक्टली इसका क्या मतलब हो गया कि अगर सेलिंग प्राइस 120 रुपए की है तो उसके अंदर 20 रुपए का प्रॉफिट है। इसको हम और टेक्निकल अल्फाजों में ये भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस इज 1/6, यानी कि अगर 6 रुपए की सेलिंग प्राइस है तो उसके अंदर 1 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन है। इज इट क्लियर टू यू? 6 रुपए अगर सेल है तो 1 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन है। इज इट क्लियर? अब इससे तुम्हें क्या फायदा होगा, देखे जी यहाँ पर, इससे तुम्हें यह फायदा होगा, टोटल सेल्स तुम्हें गिवन है 1,20,000 की, उसने दिया हुआ है, जो सेल्स है वो सारी की सारी कैश में है, लेकिन टोटल सेल्स तो 1,20,000 की है। अभी मैंने तुम्हें बताया कि अगर सेलिंग प्राइस अगर 6 रुपए है तो प्रॉफिट उसके अंदर 1 रुपया है, 1/6। अभी हमने रेट निकाला। सेलिंग प्राइस अगर 1,20,000 की है तो उसके अंदर प्रॉफिट कितना होगा वो तुम निकाल सकते हो। ये तो मैंने समझाने के लिए ऐसे बताया, तुम डायरेक्टली 1,20,000 इंटू 1/6 करके निकाल सकते थे। इसका मतलब जो सामान हमने बेचा है उसके अंदर 20,000 रुपए का प्रॉफिट है, तो ये जो 1,00,000 रुपए हमारे पास आ गया, ये क्या बता रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो गुड्स ब्रांच ने बेचे हैं उनकी जो कॉस्ट है वो 1,00,000 रुपए की है। इससे तुम्हें ये पता लग गया कि ब्रांच ने जो सेल करी हैं 1,20,000 रुपये, उसके अंदर 20,000 का तो प्रॉफिट है और उनकी जो कॉस्ट है वो 1,00,000 रुपए की है। अब तुम्हें ये पता लग गया, यानी कि ब्रांच ने जो सामान बेचा उसकी कॉस्ट 1,00,000 रुपए की है। इज इट क्लियर टू यू? अब देखिए जी, ब्रांच के पास शुरुआत में 30,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, ये 30,000 रुपीज़। ब्रांच के पास 30,000 रुपए की कॉस्ट प्राइस का सामान पहले से था और 90,000 की कॉस्ट प्राइस का सामान हमने ब्रांच को और भेजा। तो ब्रांच के पास टोटल अवेलेबल गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, यानी कि ब्रांच के पास कुल गुड्स कितने थे, कॉस्ट प्राइस के 1,20,000 के कुल गुड्स अवेलेबल थे। टोटल सामान ब्रांच के पास जो था एट कॉस्ट प्राइस पर 1,20,000 का था। अब हमें यह पता लग गया कि इस 1,20,000 में से ब्रांच ने 1,00,000 रुपए की कॉस्ट प्राइस के गुड्स को 1,20,000 में बेच दिया,
पर इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या पता लग गई कि ब्रांच के पास जितने भी कॉस्ट प्राइस के गुड्स थे 1,20,000 के, उसमें से ब्रांच ने 1 लाख की कॉस्ट प्राइस के गुड्स बेच दिए। तो इसका मतलब ब्रांच के पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है? 20,000 का क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। अब ये जो 20,000 का क्लोजिंग स्टॉक बचा है, इसको तुम यहां पर लिख दोगे। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि इस क्वेश्चन में मेन चीज तुम्हें यह पता करनी है कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। वेट, अब क्रेडिट साइड का टोटल 1,20,000 और 20, 1,40,000 है, उसमें से 30 और 90 यानी कि 1,20 और 10 और 4 यानी कि ये कितना हो गया? 120, 130, 124 में माइनस करूंगा तो मेरा नेट प्रॉफिट 6,000 आ रहा है। ये नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है। और इस क्वेश्चन में लिखा है कि हमने ब्रांच मैनेजर को 5% कमीशन देना है। तो ब्रांच मैनेजर का जब मैं कमीशन कंप्यूट करूंगा तो सिंपल 5% लूंगा, ये नहीं कि 5/105 जो कि तुम लोगों की आदत है। वो मैं तब करता अगर लिखा होता कि ब्रांच मैनेजर को कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन देना है। अगर ऐसा लिखा होता तो मैं 6,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 105 करता, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा है। इस क्वेश्चन में तो सिर्फ ये लिखा है कि ब्रांच मैनेजर को 5% कमीशन देना है। तो आप 6,000 का 5% कंप्यूट करेंगे 300, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 5,700 आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आया इस क्वेश्चन को कैसे करना है? कराने की जरूरत है क्या मुझे अलग से? तो मेन चीज इस क्वेश्चन में यही थी कि तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक पता करना था। क्लोजिंग स्टॉक पता करने के लिए आपने क्या करा? आपने ये देखा कि ब्रांच के पास ओपनिंग स्टॉक कितना है? 30,000 का एट कॉस्ट प्राइस पर है। फिर तुमने ये देखा कि तुमने कितना सामान ब्रांच को इस साल भेजा है एट कॉस्ट प्राइस पर। 90,000 का सामान तुमने ब्रांच को भेजा है। तो इसका मतलब ब्रांच के पास 1,20,000 की कॉस्ट प्राइस का सामान टोटल अवेलेबल था। अब तुमने ये देखना है कि इसमें से ब्रांच ने कितना सामान बेच दिया, यानी कि इतनी कॉस्ट प्राइस का सामान था, उसमें से कितनी कॉस्ट प्राइस का सामान बेच दिया? 1 लाख की कॉस्ट प्राइस का सामान ब्रांच ने बेच दिया। ये हमने कैसे निकाला? ये हमने इस तरीके से निकाला, क्योंकि ब्रांच ने जो सामान बेचा है वो 1,20,000 पर बेचा है और उस 1,20,000 के अंदर 20,000 का मार्जिन है। तो तुम्हें यह पता लग गया कि ब्रांच ने जो सामान बेचा, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो 1 लाख की है। तो इस तरह से 20,000 का क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच के पास बच गया। मेन पॉइंट इस क्वेश्चन में ये था। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया या नहीं आ गया? पक्का बांध के चलें कि अगर तुम बेटा अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.5। तो क्वेश्चन नंबर 1.5 में क्या कहता है कि एक कंपनी विद हेड ऑफिस एट सिटी एक्स हैज अ ब्रांच इन सिटी जेड। द ब्रांच रिसीव्स ऑल द गुड्स फ्रॉम द हेड ऑफिस। ब्रांच को जितने भी गुड्स हैं वो हेड ऑफिस के द्वारा भेजे जाते हैं। और कहता है हेड ऑफिस ब्रांच को कैश भेजता है जो भी ब्रांच के खर्चे हैं। करेक्ट। आगे कहता है टोटल सेल्स बाय द ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 6,50,000। ब्रांच की टोटल सेल्स जो है 6,50,000 की हैं और कहता है 75% उसमें से क्रेडिट सेल्स हैं। तो इसका मतलब है 25% कैश सेल्स है। अब क्वेश्चन में सबसे पहले उसने लिखा है ओपनिंग स्टॉक 4,000। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ओपनिंग स्टॉक को मुझे कहाँ लिखना पड़ेगा। ध्यान से देखें, जब मैं बाद में ब्रांच अकाउंट आपको बना करके दिखाऊंगा तो ओपनिंग स्टॉक हम ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे। इज इट क्लियर टू यू? जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन में आगे हमें दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आगे उसने दिया है, जस्ट वेट, कहता है क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच। आपको मालूम है क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच अकाउंट की हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे 30,000 रुपीज। फिर कहता है ओपनिंग डेटर्स। ओपनिंग डेटर्स ब्रांच अकाउंट की डेबिट पे लिखेंगे और डेटर्स अकाउंट की डेबिट पे भी उसको लिखा जाता है। ये चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। इजंट इट और नॉट? अच्छा जी, आगे इसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्लोजिंग डेटर्स पहले तो मैं ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड में बैलेंस कैरीड डाउन जो हम लिखते हैं उसके अंदर लिखेंगे और उसके अलावा फिर मुझे इसको डेटर्स अकाउंट में भी लिखना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यहां तक ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है पेटी कैश इन द बिगनिंग। अब ये पेटी कैश का क्या मतलब है? अब देखो, हेड ऑफिस एक पर्टिकुलर सिटी में है और ब्रांच हमारी किसी दूसरी सिटी में है। करेक्ट। अब हर छोटे मोटे खर्चों के लिए हम, यानी कि हेड ऑफिस बार बार ब्रांच को कैश नहीं भेज सकता। फॉर एग्जांपल, ब्रांच ऑफिस में कोई क्लाइंट आया, उसको चाय पिलानी है, तो ये थोड़ी कि चाय पिलाने के लिए पहले हम हेड ऑफिस को फ़ोन करेंगे कि हमें 10 रुपये भेजो, फिर हम अपने इस क्लाइंट को चाय पिलाएंगे। तो जनरल पॉलिसी क्या अपनाई जाती है कि ब्रांच मैनेजर के पास या ब्रांच के पास छोटे मोटे खर्चे निपटने के लिए कुछ कैश पहले से ही रख दिया जाता है। पेटी कैश जो है, इसका मतलब है छोटे मोटे खर्चे निपटने के लिए रखा गया कैश। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ये बेसिकली रियल अकाउंट है।
तो इसको भी मैं ओपनिंग बैलेंस के रूप में लिखूंगा, पेटी कैश 250। फिर कहता है पेटी कैश सेंट बाय हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने ब्रांच को कुछ और पेटी कैश भेजा। कितना भेजा? 3,000 रुपये का भेजा। इसको भी मैं ब्रांच अकाउंट की डेबिट पे लिखूंगा क्योंकि ये हेड ऑफिस के लिए खर्चा है, हेड ऑफिस ने और कैश भेजा है। अब वो कह रहा है कि पेटी कैश स्पेंट 2,500। पेटी कैश स्पेंट 2,500 हम डायरेक्टली ब्रांच अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, यानी कि जो खर्चा हो गया, पेटी एक्सपेंसेस जो हो गए, वो हम डायरेक्टली नहीं दिखाते हैं। उसकी सीधी सी वजह ये है कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जहाँ तक डेटर सिस्टम का सवाल है, अकाउंटिंग हेड ऑफिस की बुक्स में होंगी और हेड ऑफिस ब्रांच से रिलेटेड एक तो ब्रांच अकाउंट बनाता है, ये हमें मालूम है, और उसके अलावा डेटर्स अकाउंट बनाता है। उसके अलावा हम कोई नॉमिनल अकाउंट, कोई भी रियल अकाउंट नहीं बनाते हैं। बिकॉज पेटी कैश एक रियल अकाउंट है, अगर मैं डायरेक्टली ब्रांच अकाउंट में पेटी एक्सपेंसेस लिख दूंगा 2,500 के, तो इसकी पोस्टिंग कहाँ से आई? क्योंकि हम रियल अकाउंट तो बना नहीं रहे। तो इसलिए पेटी खर्चों को ब्रांच अकाउंट में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बाद में जब ब्रांच अकाउंट बना करके बताऊंगा। पहले तो मैंने बताया जो ओपनिंग बैलेंस है पेटी कैश का, हम ब्रांच अकाउंट की डेबिट में लिखेंगे, और जो हमने पेटी कैश भेजा वो भी हम डेबिट साइड में लिखेंगे, 3,000 रुपीज। करेक्ट। अब बाद में हम जब क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे तो जो ओपनिंग बैलेंस था 250 प्लस हमने जितना भेजा 3,000, तो ब्रांच मैनेजर के पास टोटल पेटी कैश 3,250 का था। उसमें से 2,500 जो उसने खर्च कर दिया वो मैं माइनस कर दूंगा और क्लोजिंग बैलेंस में क्रेडिट में दिखा दूंगा। इसका मतलब जब मैं डेबिट में ये दिखा रहा हूँ 250 एंड 3,000 और क्रेडिट में क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा हूँ, तो इन सब का डिफरेंस जो है वो पेटी एक्सपेंसेस के बराबर होता है। तो पेटी एक्सपेंसेस हम इनडायरेक्ट तरीके से दिखाते हैं। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद कह रहे हैं एक्सपेंसेस। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है एक्सपेंसेस एक्चुअली स्पेंड बाय ब्रांच। अब ब्रांच के जो खर्चे हैं, देखो ये तो पेटी खर्चे थे, ये ब्रांच के खर्चे हैं 45,000, और ब्रांच के खर्चों के लिए कैश हेड ऑफिस भेजता है, ये शुरुआत में लिखा हुआ था। अब इस क्वेश्चन में मेन चीज लिखी है ऑल द सेल्स आर मेड बाय द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में लिखा था कि ब्रांच जो सेल करती है कॉस्ट प्लस 20% पर करती है। अब की बार यहाँ कह रहे हैं कि जो कैश सेल्स हैं, सॉरी जो सेल्स ब्रांच करती हैं, जो भी सेल्स करती है चाहे वो कैश में या क्रेडिट में, वो कॉस्ट प्लस 25% पर करती है। ये इस क्वेश्चन की कहानी है। लास्ट क्वेश्चन में तुमने देखा क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दोनों गिवन है। अगर तुमने ध्यान दिया हो तो इस क्वेश्चन में गुड्स सेंट टू ब्रांच गिवन नहीं है। हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ डाला और गुड्स सेंट टू ब्रांच क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो मुझे गुड्स सेंट टू ब्रांच इस क्वेश्चन में निकालने पड़ेंगे। वो कैसे निकालेंगे ये सब मैं चीज़ें आपको बताता हूँ। कुछ क्वेश्चन की मैंने अब शीट भी रख ली ताकि बार बार मुझे यहाँ ना देखना पड़े। अब आप पहले यहाँ पर देखें, लीजिए। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ओपनिंग स्टॉक दिया था, तो ओपनिंग स्टॉक मैंने यहाँ पर लिख दिया। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक मुझे दिया हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक की फिगर जो है वो 30,000 की है। क्लोजिंग स्टॉक मैंने 30,000 ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन में फिर ओपनिंग डेटर्स दिए थे, ओपनिंग डेटर्स मैंने यहाँ पर लिखे, डेट इज 45,000, और उसके अलावा डेटर्स अकाउंट हम बना रहे हैं तो डेटर्स अकाउंट की डेबिट साइड में भी मैं 45,000 लिखूंगा। फिर उसके अलावा क्वेश्चन में हमें ओपनिंग डेटर्स के अलावा क्लोजिंग डेटर्स भी गिवन है। आपको मालूम है कि क्लोजिंग डेटर्स पहले ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखे जाएंगे बैलेंस कैरी डाउन के अंदर, और बिकॉज हम डेटर्स अकाउंट बना रहे हैं तो डेटर्स अकाउंट में भी इसको लिखा जाएगा। उसके अलावा पेटी कैश इन द बिगनिंग दिया हुआ है, तो पेटी कैश इन द बिगनिंग 250 मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके अलावा जो पेटी कैश हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा, हम लिखेंगे ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में 2 कैश ब्रैकेट में पेटी एक्सपेंसेस 3,000। अब पेटी कैश के बाद फिर नीचे लिखा है पेटी कैश स्पेंट, कि ब्रांच मैनेजर के पास जितना भी पेटी कैश था उसमें से उसने इतना खर्च कर दिया। जो ये खर्चा कर दिया वो मैं डायरेक्टली नहीं दिखाऊंगा। मैंने कहा क्रेडिट साइड में मैं पेटी कैश जब लिखूंगा तो ओपनिंग बैलेंस 250, जितना हमने उनको इस साल और पेटी कैश भेजा वो मैंने ऐड कर दिया 3,250, और जितना खर्च कर दिया वो माइनस कर करके हम क्लोजिंग बैलेंस यहाँ दिखाएंगे। यानी कि ब्रांच अकाउंट में पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस आएगा, अगर हमने पेटी कैश के लिए कुछ और कैश भेजा है तो वो भी डेबिट में आएगा, और क्लोजिंग बैलेंस आएगा, और इन सब का डिफरेंस जितना खर्चा हुआ है उसके बराबर होता है। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा उसने लिखा है कि एक्सपेंसेस एक्चुअली स्पेंड बाय ब्रांच, ब्रांच ने खर्चे इतने करे, लेकिन ब्रांच के जो खर्चे होते हैं उसको निपटने के लिए हेड ऑफिस कैश भेजता है, इसलिए हम लिखेंगे 2 कैश ब्रैकेट में ब्रांच एक्सपेंसेस 45,000। उसके अलावा क्वेश्चन में लिखा था ऑल दी सेल्स आर मेड बाय द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%।
अब इस क्वेश्चन में एक दो पॉइंट समझने वाले हैं, पहले यहाँ पर समझें। टोटल सेल्स 6,50,000 की है, ये मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। इस क्वेश्चन में तुम्हें लिखा हुआ है कि ब्रांच जो सामान बेचती है वो कॉस्ट प्राइस, जितनी भी कॉस्ट है उस, पहले तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, और लिखा हुआ है कि ब्रांच जो सामान बेचती है 25% ऑन कॉस्ट प्राइस पर बेचती है। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 है और मार्जिन 25% है, तो इसका मतलब 100 रुपये की चीज पे 25% का प्रॉफिट ऐड कर करके ब्रांच 125 पर बेचती है। तो इससे मेरे पास रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स आ गया, यानी कि सेलिंग प्राइस 125 है तो उसके अंदर 25 रुपये का प्रॉफिट है। न्यूमरेटर में आपने मार्जिन या प्रॉफिट लिखा 25, और क्लोजिंग बैलेंस में आपने क्या लिखा, डिनोमिनेटर में सॉरी, आपने लिखा सेलिंग प्राइस। इसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलेंगे रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। तो रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस 1/5 आ गया। अगर 5 रुपये की सेल है तो 1 रुपये का प्रॉफिट है। अब ब्रांच की टोटल सेल्स 6,50,000 की थी। 6,50,000 का मैं 1/5 निकाल दूं तो मुझे ये पता लग गया कि ब्रांच ने जो 6,50,000 का सामान बेचा है उसके अंदर प्रॉफिट 1,30,000 का है। इसका मतलब ब्रांच ने जो सामान बेचा उनकी कॉस्ट जो थी वो 5,20,000 की थी। ये चीज़ एक तो आपको समझ में आ गई। अब दूसरी चीज़ क्या है कि हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि स्टॉक एट कॉस्ट इन द बिगनिंग जो है 4,000 का है। ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, इजंट इट और नॉट। और क्लोजिंग स्टॉक भी इस क्वेश्चन में गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस कैरीड डाउन। क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन था 30,000 रुपीज़ का। इज इट क्लियर टू यू? क्लोजिंग स्टॉक 30,000 का गिवन था। लेकिन इस क्वेश्चन में हेड ऑफिस ने ब्रांच को कितना सामान भेजा ये गिवन नहीं है। टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, कितनी कॉस्ट प्राइस का सामान हमने ब्रांच को भेजा एट कॉस्ट, कितनी कॉस्ट प्राइस का सामान हमने ब्रांच को भेजा वो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। लेकिन हमें ये पता लग गया है कि ब्रांच ने जो सामान बेचा है उनकी जो कॉस्ट है वो 5,20,000 है। तो मैं यहां पर लिख दूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5,20,000। अब इससे मुझे क्या पता लग जाएगा, अब जब मैं इसको टैली करूंगा तो टैली करके मुझे ये पता लग जाएगा कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को, ये कितना आ रहा है 550, उसमें से 4,000 माइनस कर दें तो 5,46,000। इसका मतलब इस साल हेड ऑफिस ने ब्रांच को 5,46,000 की कॉस्ट प्राइस का सामान भेजा होगा। आप चेक भी कर सकते हैं, 4,000 रुपये का सामान ब्रांच के पास पहले से था। अगर मैंने 5,46,000 का सामान बेचा तो ब्रांच के पास 4,000 प्लस 546, 5,50,000 की कॉस्ट प्राइस का सामान बच गया, अवेलेबल है। उसमें से 5,20,000 का सामान हमने बेच दिया। वो अलग मैटर है कि हमने इसको 6,50,000 में बेचा, पर हमने बेच दिया। तो इसका मतलब ब्रांच के पास 30,000 का क्लोजिंग स्टॉक बचना चाहिए जो क्वेश्चन में गिवन है। तो इस चीज़ से अब की बार तुम्हारे पास एक तो ये चीज़ तुम्हें पता लग गई कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को कितने गुड्स भेजे, गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट। तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को अब की बार 5,46,000 का सामान भेजा। एक तो तुमको ये पता लग गया 5,46,000। इज इट क्लियर टू यू? अब मुझे यहाँ पर रेमिटेंसेस लिखनी है। अब रेमिटेंसेस लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रेमिटेंसेस के लिए हम दो चीज़ें लिखते हैं। एक तो कैश सेल्स लिखते हैं, अरे हाँ या ना, बिल्कुल लिखते हैं। अब कैश सेल्स कितनी है वो तुम निकाल सकते हो। देखो तुम्हारे को टोटल सेल्स शुरू में ही लिखा हुआ है कि टोटल सेल 6,50,000 की है और उसमें से 75% क्रेडिट सेल्स हैं, तो इसका मतलब 25% कैश सेल्स हैं। तो पहले तो 25% इसका तुम कंप्यूट कर लो। अगर इसका मैं 25% कंप्यूट करूंगा तो डैट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, ये कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी क्या? तो 6,50,000 इंटू 25% ये आ रहा है 1,62,500। इसका मतलब कैश सेल्स हैं 1,62,500। कैश सेल्स सिर्फ यहीं पर लिखी जाती हैं, इनकी कोई और पोस्टिंग नहीं करी जाएगी। उसके अलावा हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है कैश फ्रॉम डेटर्स। अब कैश फ्रॉम डेटर्स फिलहाल अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें ये पता लग गया कि क्रेडिट सेल्स कितने की है। अब क्रेडिट सेल्स का जो अमाउंट है, पहले तो डेटर्स अकाउंट में आप लिख दें क्रेडिट सेल्स। अब क्रेडिट सेल्स का अमाउंट आपने यहाँ पर लिख दिया। टोटल सेल्स आपकी 6,50,000 की थी। अब 6,50,000 का आप कंप्यूट करेंगे, कितना अमाउंट दिया था क्वेश्चन में 6,50,000, उसका 75% आप कंप्यूट कर लें।
अब 75% में अगर कंप्यूट करूं तो 6,50,000 इंटू 75% दैट इज इक्वल टू 4,87,500। तो 4,87,500 क्रेडिट सेल्स है। अब मैं डेटर्स अकाउंट को टैली करूंगा तो मुझे ये पता लग जाएगा कि डेटर से मुझे कैश कितना मिला। कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स आपका कितना आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू दिस मच कैश फ्रॉम डेटर्स। तो डेटर से आपको जो कैश मिला है डेट इज इक्वल टू 487,500 प्लस 45,000 माइनस 30,000। तो मुझे ये पता लग गया कि मुझे जो कैश मिला है वो 5,02,500 का मिला है। ये बैलेंसिंग फिगर क्या बता रही है कि डेटर से हमें इतना कैश मिला। अब जो कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे 5,02,500। तो ये फिगर हमारे पास डेटर्स अकाउंट से आई है 5,02,500। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आया किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है? तो इसमें दो मेन चीज़ें थी, एक तो कि गुड्स सेंट टू ब्रांच नहीं गिवन थे, और दूसरा ऑफ कोर्स कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स वो आपने निकाल लिया। तो इस क्वेश्चन में अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, नेट प्रॉफिट कंप्यूट कर लूँगा। अब जब नेट प्रॉफिट हम कंप्यूट करेंगे, नेट प्रॉफिट, तो वो आपका 82,500 आ जाएगा। आप चेक जरूर कर करके लिखा करें। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया या नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये समझ में आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ठीक है, इस सेशन में के लिए इतना काफ़ी है। फिर नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी और नेक्स्ट सेशन में हम अभी डेटा सिस्टम के बारे में ही चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे अगले टॉपिक इनवॉइसिंग के बारे में। अब ये इनवॉइसिंग क्या होती है इसके बारे में चर्चा हम करेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। इनवॉइसिंग का जो टॉपिक है इसकी चर्चा अब नेक्स्ट सेशन में होगी। इज इट क्लियर टू यू? तो इस सेशन के लिए इतना काफ़ी है।